क्या होता है जब काबिलियत और किस्मत आमने सामने आ जाती है। ये कहानी महत्वाकांक्षा, प्यार और सफलता की तलाश को दिखाती है। एक होनहार इंजीनियर समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन क्या कामयाबी असली खुशी होती है या फिर किस्मत कुछ और ही चाहती है? आइए इस दिलचस्प कहानी के छिपे पहलुओं, विचारों और संदेशों को विस्तार से समझते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फॉर्चुनेट मैन। साल 1890 का डेनमार्क, एक ऐसा दौर जब हवा की ताकत से बिजली बनाने वाले विंड टर्बाइन्स की खोज हो चुकी थी, लेकिन अब तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि इन्हें बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी समय डेनमार्क के एक छोटे से गांव में पीटर नाम का एक होनहार लड़का रहता था, जिसे पढ़ाई में गहरी रुचि थी। अब एक दिन उसको एक इम्पोर्टेंट लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है, जिसे वो कैपिटल कोपेनहेगन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। ये खबर उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी। पीटर एक गरीब पादरी का बेटा था, लेकिन वो हमेशा से बड़े सपने देखता था। उसके दिमाग में एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट का प्लान भी था, लेकिन उसको साकार करने के लिए उसको काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज जरूरत थी। अब ये खबर सुनकर पीटर बहुत उत्साहित होता है, लेकिन उसके पिता जो सख्त धार्मिक विचारों वाले थे, वो उसको शहर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनका मानना था कि दुनिया की चकाचौंध इंसान को लालची और भ्रष्ट बना देती है। वो चाहते थे कि पीटर उनकी तरह पादरी बने और आध्यात्मिक जीवन अपनाए। अब विदा लेते समय वो पीटर को अपनी घड़ी देते हैं। वो कहते हैं कि ये उसको हमेशा उनकी सीख याद दिलाती रहेगी। ये घड़ी उसको लालच से बचा कर रखेगी। लेकिन पीटर अपने पिता से पहले ही इतना नाराज था कि वो उनकी दी हुई घड़ी लेने से इनकार कर देता है। ये देख पिता गुस्से में उसको एक थप्पड़ भी मार देते हैं, जिसके बाद पीटर बिना पीछे देखे कोपेनहेगन के लिए रवाना हो जाता है। अब ये जर्नी काफी लंबी होती, जिसके बाद पीटर आखिरकार कोपेनहेगन पहुंच जाता है। यहाँ पर वो एक सस्ते किराए के कमरे में रहने लगता है। अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट पर भी काम करना चालू कर देता है। उसका सपना था समुद्र की लहरों और तेज हवाओं की मदद से बिजली पैदा करने का एक विशाल पावर प्लांट बनाना। लेकिन जब वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर को इसके बारे में बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो उसको सलाह देते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि इन फालतू की चीजों पर। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है। पीटर को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर से चलते वक्त उसकी माँ ने जो थोड़े बहुत पैसे उसको दिए थे, अब वो खत्म हो चुके थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है और आखिरकार एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की उसको नौकरी मिल जाती है। एक दिन काम के दौरान जब वो बची हुई प्लेटों में से खाना खाने की कोशिश करता है तो उसे उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक वेट्रेस लिज देख लेती है। पीटर की हालत देखकर उसको हमदर्दी होती है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लिज उसको अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहने का न्योता भी देती है और पीटर उसके साथ समय बिताने लगता है। लिज उसको पसंद करने लगती है, लेकिन पीटर के मन में उसके लिए वैसी भावना नहीं होती है, पर फिर भी वो उसके साथ बना रहता है क्योंकि उसकी मदद से उसकी खाने और रहने की समस्या हल हो जाती है। समय के साथ पीटर अपने प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत से काम करता है और 1 साल के बाद उसका डिजाइन लगभग तैयार हो जाता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो पूरे डेनमार्क को बिजली उपलब्ध करा सकता था, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए उसे बहुत बड़े इन्वेस्टर की जरूरत थी। इसीलिए वो इन्वेस्टर से मिलने के लिए अमीर लोगों के संपर्क में आने का प्रयास करता है। अब उसे पैसे की इतनी कमी थी कि वो अपने घर से लाई हुई बाइबल को भी बेच देता है। वो उन पैसों से एक शानदार रेस्टोरेंट में लंच करने जाता है, जहाँ शहर के अमीर लोग आते जाते रहते थे। और फॉर्चुनेटली उसी दिन उसकी मुलाकात शहर के सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति सोलोमन से होती है। पीटर हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है। वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करता है। सोलोमन उसकी बातों में दिलचस्पी तो लेता है, लेकिन फिलहाल व्यस्त होने के कारण वो उसे किसी और दिन मिलने के लिए कह देता है। अब शाम को जब पीटर लिज से मिलता है तो वो झिझकते हुए उससे कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि वो दोबारा सोलोमन से मिल सके और अपने प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए उसको राजी कर सके। लिज उस पर भरोसा करती थी, इसीलिए वो उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। वो पैसे देते समय कहती भी है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है।
जहां अगले दिन पीटर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन सोलोमन वहां पर नहीं होता। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और पीटर निराश होने लगता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से सोलोमन खुद उसको ढूंढते हुए उसी रेस्टोरेंट में आता है। वो पीटर से अच्छे से मिलता है और पूरे ध्यान से उसके प्रोजेक्ट को समझता है। सोलोमन को ये आइडिया काफी पसंद आता है। वो पीटर को अपने घर आने का न्योता भी देता है ताकि वो अपने पिता को भी इस आइडिया के बारे में बता सके। अगर उनको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो वो इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पीटर इस अपॉर्चुनिटी से बहुत खुश होता है, लेकिन उसको एहसास होता है कि इतने अमीर लोगों के बीच जाने के लिए उसके पास सही कपड़े नहीं हैं। अब इस समस्या को हल करने के लिए वो एक दुकान पर जाता है, जहां वो खुद को एक अमीर व्यक्ति बताकर दुकानदार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वो न केवल शानदार कपड़े पसंद करता है, बल्कि ये नाटक भी करता है कि उसका पर्स घर पर ही छूट गया है और वो बाद में इसका पेमेंट कर देगा। उसकी बातों में ऐसी चालाकी होती है कि कोई भी उसके ऊपर संदेह नहीं कर पाता है और इस तरह वो नए कपड़े लेकर वहां से निकल जाता है। जहां अगले दिन पीटर जब सोलोमन के घर पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात सोलोमन के मामा से होती है, जो उनके फैमिली बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके बाद सोलोमन अपने पिता मिस्टर फिलिप्स और अपनी बहन याकोविया से मिलवाता है। फिर खाने के दौरान पीटर अपने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताने लगता है। उसकी अनमैच्ड इंटेलिजेंस को देखकर वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। मिस्टर फिलिप्स को यह आइडिया इतना अच्छा लगता है कि वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। हालांकि एक बड़ी बाधा सामने आती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मिस्टर फिलिप्स पीटर को इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर बैराग्राफ से मिलने की सलाह देते हैं, जिनके अप्रूवल के बिना इस प्रोजेक्ट को शुरू करना इम्पॉसिबल था। जब पीटर प्रोफेसर बैराग्राफ से मिलता है तो वो इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। ये डिजाइन इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि इससे पूरे डेनमार्क की लगभग 40% इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतें पूरी की जा सकती थी और साथ ही साथ कोयले के उपयोग को भी काफी हद तक कम किया जा सकता था। हालांकि इस चीज के बाद भी प्रोफेसर इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो पीटर को एक हफ्ते बाद वापस आने के लिए कहते हैं। पीटर इस बात को सोलोमन को बताता है, जो इसे सफलता की ओर एक बड़ा कदम मानते हुए उत्साहित हो जाता है। खुशी में सोलोमन उसको एक काफी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है, लेकिन संयोग से ये वही रेस्टोरेंट होता है जहां पहले पीटर बर्तन धोने का काम कर चुका था। यहाँ सोलोमन अपनी बड़ी बहन याकोविया से पीटर का परिचय करवाता है, जिसकी जल्द ही एल्बर्ट नाम के एक आदमी से शादी होने वाली थी। डिनर के दौरान पीटर की गर्लफ्रेंड लिज ऑर्डर लेने आती है। उसको देखते ही पीटर काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो बहाने से किचन में जाकर उससे विनती करता है कि प्लीज सबके सामने ऐसे दिखाए कि वो उसको नहीं पहचानती है। ये सुनकर लिज का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो अब तक पीटर के साथ अपना भविष्य देखने लगी थी। इसी बीच एक दिन पीटर के बड़े भाई उससे मिलने आते, जो कोपनहेगन की एक चर्च में क्लर्क थे। वो उसको बताते हैं कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन पीटर पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो अपने पिता से मिलने जाने से इनकार कर देता है। उसका भाई उसको समझाने की कोशिश करता है कि उनके पिता हमेशा उनके भले के लिए ही सख्त रहे हैं, लेकिन पीटर को लगता है कि उसका परिवार उसकी सफलता से जलता है और वो उसको वापस बुलाना चाहता है। ये सुनकर उसका भाई निराश होकर वापस लौट जाता है। अब एक हफ्ता बीत जाता है और पीटर फिर से प्रोफेसर बैराग्राफ के पास अप्रूवल लेने जाता है, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब प्रोफेसर बिना किसी ठोस कारण के उसके इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। जब पीटर इसका कारण पूछता है तो प्रोफेसर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट का को फाउंडर बनूं, तभी मैं इसको अप्रूवल दे सकता हूं। अब पीटर को इतनी बड़ी हस्ती से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो अपनी वर्षों की मेहनत का श्रेय किसी और को देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो प्रोफेसर को काफी सुनाकर वहां से निकल जाता है। और बाद में जब वो सोलोमन को बताता है तो सोलोमन उसको शांत करता है और सलाह देता है कि शायद प्रोफेसर ने इस प्रोजेक्ट को इसीलिए अप्रूव नहीं किया होगा क्योंकि पीटर के पास अनुभव की कमी है। वो उसको एक सुझाव देता है कि उसे पहले विदेश जाकर कुछ बिजनेस का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इसलिए सोलोमन उसे अपने फार्म हाउस ले जाता है, जहाँ उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। सोलोमन के पिता और मामा को जब ये पता चलता है तो वो उसको ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला करते हैं, जहाँ उनका एक दोस्त बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में काफी बड़े पद पर था। लेकिन पीटर अब अपनी योजना बदल देता है। उसको लगता है कि अगर वो सोलोमन की बहन
याकोविया को अपने प्रेम जाल में फंसा लेगा तो वो सीधे ही अमीर बन सकता है, और एक बार अमीर बनने के बाद उसे किसी सरकारी मंजूरी या अनुभव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद उसके सामने झुकेंगे। इसलिए वो याकोविया को प्रभावित करने की कोशिश करने लगता है। याकोविया ये सब समझ जाती है और एक दिन उससे अकेले में बात करके उसे साफ शब्दों में बता देती है कि वो पहले से ही एल्बर्ट को पसंद करती है और वो उसे इस तरह से परेशान करना बंद कर दे। लेकिन पीटर हार मानने वालों में से नहीं था। इसीलिए जब वो सभी बग्गी में बैठे वापस लौट रहे होते हैं तो वो बातचीत के दौरान ये दावा करता है कि एक शोध के अनुसार इंसान चाहे तो घोड़ों से भी तेज दौड़ सकता है। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन तभी पीटर अचानक बग्गी से कूदकर पूरी ताकत से दौड़ने लगता है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। याकोविया समझ चुकी थी कि ये सब उसे प्रभावित करने की एक कोशिश थी, और जब वो घर लौटते हैं तो पीटर मौका देखकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है। याकोविया को पीटर के इस दीवानगी पर यकीन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी है। इसीलिए आखिरकार वो इस रिश्ते को कबूल कर लेती है। पीटर अब सोलोमन के परिवार के खर्चे पर डेनमार्क से ऑस्ट्रेलिया में काम करने चला जाता है। वहां रहते हुए उसे याकोविया के कई लव लेटर्स मिलते हैं जिनमें उसको पता चलता है कि उसने एल्बर्ट के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया है और अब वो पूरी तरह से पीटर से शादी करने का फैसला कर चुकी है। ये जानकर पीटर बेहद खुश हो जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान सफल होता दिख रहा था। इसी दौरान उसे अपने पिता के निधन की खबर मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता है। हालांकि समय बीतने के साथ उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या उसे अपने पिता के पास होना चाहिए था। क्या वो वाकई इतने बीमार थे या परिवार वाले सिर्फ उसको बुलाना चाहते थे। यही सवाल उसको लगातार परेशान करने लगते हैं। और कुछ ही महीनों के बाद जब वो कोपेनहेगन वापस लौटता है तो उसकी सगाई याकोविया से तय हो जाती है। इस दौरान उसके होने वाले ससुर मिस्टर फिलिप्स और सोलोमन उसको बताते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। इसीलिए उन्होंने एक विशेष मीटिंग रखी है जहां वो पीटर के डिजाइन को दिखाना चाहते हैं। ये सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके नाम को इतिहास में दर्ज होने का अवसर मिलने वाला था। इसलिए अगले दिन मीटिंग में पीटर अपने डिजाइन को विस्तार से समझाने लगता है। इन्वेस्टर्स को ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगता है, वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मान भी जाते हैं। हालांकि वो एक शर्त रखते हैं। वो बोलते हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो पीटर को सबसे पहले प्रोफेसर बेरेग्राफ से बिना किसी शर्त के माफी मांगनी होगी, जिन्हें वो किसी तरह से मनाकर इस मीटिंग में लेकर आए थे, क्योंकि बिना उनके अप्रूवल के इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की मंजूरी मिलना असंभव था। ये सुनकर पीटर सोलोमन की ओर देखता है। वो भी उसको माफी मांगने के संकेत देता है, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर अंदर आते हैं पीटर बिना सोचे समझे माफी मांगने से इनकार कर देता है, बल्कि वो एक बार फिर से प्रोफेसर को खरी खोटी सुना देता है और गुस्से में अपनी ड्राइंग्स लेकर मीटिंग से बाहर चला जाता है। ये देखकर सोलोमन और उसके पिता बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं क्योंकि उनकी इज्जत तो इन सभी इन्वेस्टर्स के सामने खराब हो चुकी थी। बाद में याकोविया भी पीटर को समझाने की कोशिश करती है कि एक छोटी सी माफी से उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसके सपनों का प्रोजेक्ट साकार हो सकता था। लेकिन उसकी ये बात सुनकर पीटर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे उल्टा कह देता है कि अगर वो उसको अपने हिसाब से चलाना चाहती है तो ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। पीटर की सब बात सुनकर याकोविया स्तब्ध रह जाती है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि पीटर इतना कठोर है, लेकिन वो चुप रह जाती है, जिस पर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। इसके बाद सोलोमन के पिता पीटर को बुलाकर डांटते हैं और उसको समझाते हैं कि सिर्फ उसकी वजह से उन्हें कितना शर्मिंदा होना पड़ा। वो उसको ये भी बताते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सही समय पर सही फैसले लेता है। उनका कहना था कि बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी दूसरे लोगों के सामने झुकना भी पड़ता है, लेकिन पीटर को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और अब वो किसी भी हाल में उनका हर एक पैसा लौटाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद वो खुद को सबसे दूर कर लेता है। ना तो वो सोलोमन से मिलता है और ना ही याकोविया से। वो अपने कमरे में अकेले 2 दिन बिता देता है। फिर एक दिन याकोविया उसके कमरे में आती है। वो उसे एक अखबार दिखाती है जिससे उसको पता चलता है कि उसकी माँ का भी निधन हो चुका है। वो कुछ समय से कोपेनहेगन में ही उसके बड़े भाई के साथ रह रही थी। ये खबर सुनते ही पीटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपनी पूरी फैमिली में वो सिर्फ अपनी माँ से ही सच्चा प्यार करता था। याकोविया उसको समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें ये खबर उसके पिता को बतानी चाहिए, लेकिन पीटर इससे साफ मना कर देता है।
वो कहता है कि वो जल्द ही उसके पिता का हर एक पैसा लौटा देगा जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजने पर खर्च किया था। लेकिन याकोविया उसको समझाती है कि उसके पिता पैसों की परवाह नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसके बावजूद पीटर अपने जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद वो अपने बड़े भाई के पास जाता है जो उसे उसकी माँ का लिखा हुआ आखिरी लेटर देता है। साथ ही में वो उसको ये भी बताता है कि उसने उनकी माँ के शरीर को जहाज के जरिए गांव भेजने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन एक जरूरी चर्च ड्यूटी के चलते वो वहां पर खुद नहीं जा पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि पीटर माँ के साथ गांव जाए, लेकिन पीटर इस बार भी मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अपने कमरे पर लौटने के बाद वो अपनी माँ का पत्र खोलता है। उसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए थी। वो चाहती थी कि पीटर हमेशा लालच से दूर रहे और सादगी भरी जिंदगी जिए। ये पत्र पढ़कर पीटर को एहसास होता है कि अब तक वो कितना स्वार्थी और लालची बन चुका है। उसको समझ आता है कि उसने अपने मतलब के लिए कई लोगों का इस्तेमाल किया है। ये सब सोचते हुए वो पूरी रात सो नहीं पाता है। सुबह होते ही वो जहाज के पास पहुंचता है और छिपकर इंतजार करने लगता है जब तक कि उसका भाई उनकी माँ के शरीर को जहाज में रखकर चला नहीं जाता। इसके बाद वो एक पल के लिए सोचता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ के पत्र में लिखी बातें याद आ जाती हैं। अब वो अपने गांव जाने वाली एक नाव में जाकर बैठ जाता है और उस पार्सल को खोलता है जो उसके भाई ने उसे उसकी माँ के पत्र के साथ दिया था। उसमें वही घड़ी होती है जो उसके पिता उसे उस दिन देना चाहते थे, लेकिन तब उसने उस घड़ी को लेने से इनकार कर दिया था। इस घड़ी को देखते ही पीटर को अपने पिता की सारी बातें याद आने लगती है जो अब पूरी तरह से सच साबित हो चुकी थी। फिर जब वो गांव पहुंचता है तो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। उसे वहां देखकर उसकी भाई बहन भी भावुक हो जाते हैं। इस पल में पीटर को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे वो किसी कैद से मुक्त होकर खुली हवा में सांस ले रहा हो। अब कुछ समय और गांव में बिताने के लिए वो वहीं के एक पादरी के घर चला जाता है जो अपनी पत्नी और बेटी इंगल के साथ रहता था। वहां उनके साथ वक्त बिताने के दौरान पीटर ये महसूस करता है कि शायद इंगल उसको पसंद करने लगी है, मगर जब रात होती है तो पीटर सो नहीं पाता है। उसके मन में उथल पुथल मची रहती है, उसे आगे क्या करना चाहिए। पूरी रात वो बेचैन होकर अपने माता पिता की दी हुई घड़ी और लेटर को देखता रहता है। फिर सुबह होते ही वो पादरी के पास जाकर अपने दिल की सारी बातें स्वीकार करता है। वो मानता है कि उसने अपने माता पिता का बहुत दिल दुखाया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लिज और याकोविया को भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। उसे अब एहसास होता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर सभी ने इतना भरोसा किया हो और उसने उन्हें धोखा ना दिया हो। यही सोचकर अब वो सभी से माफी मांगने और सच बताने का फैसला करता है। वो कोपनहेगन लौटकर याकोविया से मिलता है जो उससे उनकी शादी की तैयारियों के बारे में बात करने लगती है, मगर पीटर बिना डरे उसके सामने सच स्वीकार कर लेता है और सगाई तोड़ने का फैसला करता है। वो कहता है कि उसको यकीन नहीं है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है या फिर नहीं, लेकिन ये जरूर सच है कि उसने उसे अपने फायदे के लिए प्यार के जाल में फंसाया था। याकोविया को ये सुनकर गहरा झटका लगता है, लेकिन वो फिर भी उसको समझाने की कोशिश करती है, मगर पीटर एंड में कहकर चला जाता है कि शादी करके वो दोनों शायद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अब वो याकोविया के पिता के दिए हुए पैसे लौटाना चाहता था, इसलिए वो कई इन्वेस्टर्स को अपना डिजाइन बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि प्रोफेसर के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूव ना करने के बाद से ही इसकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। आखिर में मजबूर होकर वो प्रोफेसर से माफी मांगने जाता है, लेकिन प्रोफेसर सिर्फ इतना कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी जब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है तो उसे अपना वो फ्री में मिला कोट भी कबाड़ी को बेचना पड़ता है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। पीटर अपने गांव में रहता है। गांव में उसने पादरी की बेटे इंगल से शादी कर ली। उसके 3 बच्चे हैं जिनके साथ वो एक साधारण जीवन जी रहा है, मगर इतने सालों बाद भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वो लगातार नए नए डिजाइन्स बनाता रहता है, लेकिन वो डिजाइन्स इतने ज्यादा एडवांस्ड होते हैं कि उस समय उन्हें बनाना संभव नहीं था। इसी कारण से कोई भी उसके डिजाइन को स्वीकृति नहीं देता है। घर का पूरा खर्च भी इंगल के पिता की सैलरी से चलता था, लेकिन 3 बच्चों के बढ़ते खर्चों को देखते हुए वो पीटर से कहते हैं कि उसे कुछ काम करना ही होगा। इस तरह वो उसको अपने एक जान पहचान के व्यक्ति के यहाँ पर इंजीनियरिंग का छोटा मोटा काम दिलवा देते हैं।
वो व्यक्ति एंगल का बचपन का दोस्त होता है। पीटर उसकी मदद से अच्छे से काम पूरा कर देता है, मगर इसके बाद भी वो फिर से अपने डिजाइन्स में डूब जाता है और अपनी फैमिली से दूर महसूस करने लगता है। फिर एक रात वो एंगल के सामने कबूल करता है कि वो अपनी फैमिली पर बोझ बन गया है। वो कहता है कि अगर वो कभी उसको छोड़कर चला जाए तो प्लीज उसका पीछा ना करे और वो किसी बेहतर इंसान के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर ले। पीटर की बातें सुनकर एंगल उसको गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। फिर एक दिन उनके बड़े बेटे का जन्मदिन आता है, जिसमें एंगल अपने उसी दोस्त को बुलाती है जिसके यहाँ पीटर ने काम किया था। पीटर देखता है कि वो आदमी एंगल को पसंद करता है। उसको महसूस होता है कि ये व्यक्ति एंगल और बच्चे को खुश रख सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा और बड़ा घर है, जबकि वो खुद बेरोजगार है। ये सोचकर भले ही उसका दिल टूट जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो पार्टी के बीच में ही चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद कोपनहेगन में हमें याकोविया दिखती है, जिसने अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन उसकी मुलाकात एल्बर्ट से होती है, जिससे उसने पीटर के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। अब एल्बर्ट फिर से उससे शादी के लिए पूछता है, लेकिन याकोविया मना कर देती है। पीटर से मिले धोखे के बाद उसने ये फैसला कर लिया था कि अब वो कभी भी शादी नहीं करेगी। वो अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेकर बेसहारा बच्चों के लिए एक चैरिटी स्कूल खोल देती है, जिसकी खबर अखबारों में भी छपती है। कई साल और बीत जाते हैं, जहां एक दिन जब वो अपने स्कूल में पढ़ा रही होती है तो उसको पीटर का एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वो बहुत बीमार है और अगर उसको कोई आपत्ति ना हो तो वो उससे एक आखिरी बार मिलना चाहता है। याकोविया उस पते पर पहुंचती है और देखती है कि पीटर एक शांत जगह, एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रह रहा है। उसकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी और वो बहुत कमजोर लग रहा था। अब पीटर उससे माफी मांगता है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल किया और उसका दिल तोड़ दिया। याकोविया भावुक होकर कहती है कि जो खुशी और गम उसने उसको दिए हैं, उसी ने उसे असली जिंदगी का सबक सिखाया है। इस सबक की वजह से ही उसे चैरिटी स्कूल बनाने की प्रेरणा मिली थी। याकोविया पीटर को माफ कर देती है, जिसके बाद पीटर उसको अपनी वसीयत दिखाता है, जिसमें उसने अपने सारे डिजाइन्स याकोविया के चैरिटी स्कूल को दान कर दिए थे। याकोविया ये डोनेशन स्वीकार करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद पीटर अपने आखिरी दिनों को शांति से बिताता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पीटर की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन आखिर में अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश भी की। पीटर ने अपने फायदे के लिए कई लोगों का दिल दुखाया, लेकिन अंत में जब उसको एहसास हुआ तो उसने अपनी आखिरी सांस तक कुछ अच्छा करने का फैसला किया। अपने डिजाइन्स को याकोविया के चैरिटी स्कूल को दान करके उसने ये यकीन दिलाया कि भले ही वो खुद अपने सपनों को पूरा नहीं कर सका, लेकिन भविष्य में कोई और अपने सपने जरूर पूरा करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी गलतियां ही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। इंसान गिरकर ही संभलता है और जो खुद को सुधारने की कोशिश करता है वही असल में अपनी जिंदगी को सच्चे मायनों में जीता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी शानदार फिल्मों की एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।